अस्सलाम वालेकुम, जियो क्रिकेट में खुशामदीद। मैं हूं अशर जैदी। पाकिस्तान टीम का वर्ल्ड कप में फतूहात का सिलसिला जारी है। पहले जिम्बाब्वे और उसके बाद यूएई को ढेर किया और 4 कीमती पॉइंट्स अपने कब्जे में कर लिए। लेकिन खेलकूद का वक्त खत्म हुआ और इम्तिहान की घड़ी जो है वो सर पर आ खड़ी हुई है, क्योंकि अगला मुकाबला है ताकतवर और मजबूत साउथ अफ्रीका से। ये मैच जीतना भी जरूरी है और शायकीन पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं। तो साउथ अफ्रीका तो जो जज्बात हैं वो काफी मिले जुले हैं। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है सिकंदर बक और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद साहबा। सिकंदर भाई, आपसे शुरू करते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो, मैच जीत गए, अहमद शहजाद भी चल गए, अफरीदी ने भी आज स्कोर कर लिया। जैसे आपको पहले कहा था सर कि ये मैचेस जो हैं हमें पहले मिल जाते तो बड़ा फायदा हो जाता, मगर खैर वो बात अब गुजर गई। हम सब एक्सपेक्ट ही कर रहे थे सब लड़कों को रन्स करने का। मुझे अच्छी तरह याद है 1978 का टूर था उस इंग्लैंड का, तो हम खेल रहे थे, कई लड़कों की फॉर्म नहीं लगी थी। जो हमारे सीनियर खिलाड़ी थे टीम के साथ, उन्होंने कहा यार इनको काउंटी के जो बी ग्रेड टीम है उनके उधर से खेलने भेज दो ताकि वहां जाकर खेलें और हल्के खिलाड़ियों के साथ खेलें। बल्ले पे गेंद आने लगेगा तो कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। आपके बल्ले पर गेंद आना चाहिए। तो इस लिहाज से यूएई का मैच जो है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ कि सबके बल्लों पे गेंद आ गई, 4-5 50 हो गए, विच इज़ अ गुड साइन। अब इसको वो ये कंटिन्यू करें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। और सिकंदर भाई, अब देखते हैं कि किसके बल्ले पे बॉल आई और किसने अपने बॉल से विकेटें उड़ाई। अब देखते हैं मैच की रिपोर्ट। Takes a fine catch. नेपियर में ग्रीन शर्ट्स का आगाज, नासिर जमशेद फिर नाकाम। Pull shot, and for the third innings in succession, a pull shot has led to the downfall. सिर्फ 4 रन्स बनाकर चलते बने। दूसरी विकेट पर अहमद शहजाद और हारिस सोहेल ने 160 रन्स जोड़े। Down the track, it's a big one. That's done the distance. हारिस सोहेल 70 रन्स बनाकर वापस गए, But he hasn't middled it. He's picked the man out. अहमद शहजाद सेंचुरी से 7 रन्स की दूरी पर रन आउट हो गए। It's good running. I think he gets home. In the air, it's bounced, and that's always the danger. And that's why they reviewed it. It's a good decision. इसके बाद सुहेब मकसूद ने तेजी से 45 रन्स बनाए। Largely short, and it beats the man at. मिसबाउल हक ने भी 65 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली। Well, feel it. 50 comes up for Misbah Haq, just 39 balls. अफरीदी के 7 गेंदों पर 21 रन्स की बदौलत पाकिस्तान 50 ओवर्स में 6 विकेट पर 339 रन्स पर पहुंच गया। And with that, he completes 8,000 runs in one-day cricket. He is the 4th to do so for Pakistan. What a performer! यूएई की जानिब से मंजूला गुरूजी ने 4 विकेट्स हासिल की। On the 4th attempt. Bowling, got him, dragged it on. They made the first breakthrough. जवाब में यूएई की टीम इब्तिदा ही में दबाव का शिकार हो गई। Gone. Beautifully bowled. 25 रन, 3 खिलाड़ी आउट। He's gone. Umar Akmal takes a fine catch. Terrific bowling. इसके बाद खुर्रम खान और शेमान अनवर ने अच्छी बैटिंग की। Let's get away. Good shot that. Yeah, just got back on the back foot and picked the spot and hit it for 4. खुर्रम 43। Oh, he's taken that from in front and is straight into the hands of Wahab Riaz. शेमान अनवर 62 रन बनाकर आउट हुए। That's gone. Is it clean hit? Nasir Jamshed takes a catch. आखिर में अमजद जावेद ने कुछ हिटिंग की। That'll be 4 as well. वो 40 रन बनाकर वहाब का शिकार बने। Down to long on. And taken. Sohail Khan takes the catch. यूएई की टीम 50 ओवर्स में 200 रन बना सकी। Safely negotiated, and that is the end of the contest. Pakistan winning quite easily, winning. तो आपने देखा कि पाकिस्तान टीम ने किस तरह ये मैच अपने कब्जे में किया और साथ ही 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हासिल किए। अब चलते हैं आलिया रशीद की जानिब और उनके ख्यालात जानने की कोशिश करते हैं। आलिया, मैच तो जीत लिया, लेकिन शायद आप अग्री करेंगी कि उस तरह कन्विंसिंगली नहीं जीता जितना पाकिस्तानी फैंस चाहते।
जी बिल्कुल अशर, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मैच से बड़ी एक्सपेक्टेशंस तो यही थी बेसिकली कि हमने मैच जीत जाना है और पाकिस्तान बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगा। खुशी की बात यह है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स, जैसे सिक्कू ने अपने इंट्रो में बताया, कि उनके बल्ले पे गेंद आई और वो शॉट्स खेल गए और कुछ इनिंग्स बना गए। तो मजा ये आया कि पाकिस्तान कम से कम अपने 22 वनडेज के बाद 300 का जो हदफ है वो अबूर कर सका। खैर से उन्होंने बना लिया, हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मगर ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनकी टीम को आउट करके जिस तरह से जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हमारे बॉलर्स खेले थे और जिस तरह उन्होंने उस कंडीशंस का फायदा उठाया था, जिस तरह बॉल मूव की थी और जिस तरह टारगेट पे उन्होंने एक्चुअली बॉलिंग की थी, जिस तरह परेशान किया था, वो लुत्फ नहीं आया, वो मजा नहीं आया, वो कंट्रोल नजर नहीं आया, वो लाइन और लेंथ जो है वो नजर नहीं आई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूएई का क्या है। उसके बजाय आपने नोटिस किया होगा कि जावेद जो उनके प्लेयर हैं यूएई के, वो किस कदर अच्छा खेले हैं और एक ओवर में उन्होंने सोहेल खान के तो बहुत ठीक ठाक कुटाई की थी। और बहरहाल शुक्र है कि चले हमारे 4 पॉइंट्स तो हो गए ना एटलीस्ट, कम से कम कौम को ये तो खुशी है हर तरफ। बेशक ये है बात ठीक कि यूएई की टीम थी, ये कौन सी कोई बहुत बड़ी खुशी है, जैसे सिकंदर भी कहते रहते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ एज ए पाकिस्तानी जो बुनियादी चीज है वो ये है कि हम थ्रू कर जाएं किसी तरह, हमें क्वार्टर फाइनल में हर सूरत पहुंचना चाहिए। तो इस लिहाज से बहुत अच्छा लगा कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, खासतौर पे अहमद शहजाद जो है वो टेंटेटिव रहने के बावजूद, कैचेस ड्रॉप करने के बावजूद वो सेंचुरी तो नहीं बना सके, लेकिन चलो खैर से कुछ ना कुछ तो उन्होंने खेला और अच्छी एक इनिंग्स खेल गए। फिर उससे ज्यादा खुशी मुझे इस चीज की हुई कि हारिस और अहमद की जो पार्टनरशिप हुई है उसमें स्ट्राइक रोटेट किया, सिंगल्स पे उन्होंने बहुत, डबल्स पे जोर दिया, बहुत अच्छे तरीके से खेले जैसे कि असूलन क्रिकेट खेलनी चाहिए। तो उसका मजा आया। फिर जो वो है मिसबाह तो खैर खेल ही अच्छा रहे। फिर आफरीदी को बहुत मुबारक हो कि उन्होंने 8000 रन कंप्लीट किए और 3 पाकिस्तानियों के बाद चौथे पाकिस्तानी बन गए हैं, इंजमाम सईद और मोहम्मद यूसुफ के बाद, जिन्होंने ये एजाज हासिल किया। उनकी बहुत खुशी है। खुशी इस बात की भी है कि उनका फॉर्म में आना बहुत जरूरी था। सबसे ज्यादा फिक्र मुझे उनकी थी क्योंकि वो इतना वाइटल पार्ट है पाकिस्तान टीम का कि ना वो कोई विकेट ले पा रहे थे और ना ही वो बैटिंग कर पा रहे थे। तो आज उन्होंने 7 बॉलों पे 21 रन और एक ही ओवर में जो 2 विकेटें ली, उससे लुत्फ आया, मजा आया। बिल्कुल सिकंदर, आलिया ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया कि आज हमारे बॉलर्स के अंदर वो एग्रेशन दिखाई नहीं दिया। तो क्या आप समझते हैं कि वो एक बड़ा टोटल था इसलिए वो थोड़े से रिलैक्स हो गया? और दूसरी बात, एक क्रिटिसिज्म जो पाकिस्तानी बॉलर्स पे आ रहा है कि ये मुखालिफिन को आउट नहीं कर रहे। इस मैच में एटलीस्ट हमें यूएई के पूरे 10 पे 10 विकेटें हासिल करना चाहिए थी। देखिए, आई विश कि मैं उधर होता और किसी तरह मेरी इरफान से बात होती। मैं इस बात पे शर्त लगाने को तैयार, मतलब वो लगानी नहीं चाहिए, मगर मैं एक मुहावरतन कह रहा हूँ कि मैं इस बात पे मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि अगर हम इरफान से पूछें तो वो आपको बताएगा कि शायद वो 100% आज फिट नहीं था। जब हम यहाँ मैच देख रहे थे, उसके जो 2-3 ओवर शुरू के हो रहे थे, उस वक्त मैं यहाँ बैठे डिस्कस कर रहा था उसको देखते हुए कि वो बहुत आराम से आके गेंद फेंक रहे थे, आराम से आ रहे थे, गेंद फेंक रहे थे। वो चीज़ जो जिम्बाब्वे के खिलाफ उनमें होनी थी वो यहाँ नजर नहीं आई। और वही जो फैक्टर था वो फर्क था जो अभी आलिया कह रही है कि शुरू के अंदर वो स्पीड और पेनिट्रेशन नजर नहीं आई। तो मैंने उसी वक्त आके यहाँ पे मेरे साथ दानिश बैठे थे, मैंने कहा दानिश ये शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदें वो जो करते हैं गोली की तरह वो क्यों नहीं कर रहे? और वो बड़े आराम से ला के फेंके तो उसके फौरन बाद 3-4 और पता चला कि तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर वहां पर जैसे हमारी रिपोर्टर है उन्हें पूछना चाहिए अगर उन्हें मौका मिल जाए इरफान से कि क्या मैच से पहले थोड़े आपके मसल स्टिफ थे, आप ईजी नहीं फील कर रहे थे, और अगर ऐसा था तो उन्हें मैनेजमेंट को बताना चाहिए था कि यार मैं आज इतना अच्छा फील नहीं कर रहा, मुझसे बॉल ना कराएं तो बेहतर है। मगर एक मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ ऐसी चीजें उनके ब्लॉकेज है हमारे मैनेजमेंट के कि विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं हो सकता है। व्हाई नॉट? कभी जरूरत पड़े, कोई अनफिट हो, फील कर रहा हो अनईजी, तो उसको बिठाकर आप किसी और को खिला सकते हैं, उस पर चांस ना लें अगर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आई विश कि मैं किसी तरह रिपोर्टर से अपने जब भी मेरा कांटेक्ट होगा मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा वो जरूर उनसे पता लगाने की कोशिश करें क्या इरफान इस मैच से पहले बिल्कुल 100% फिट थे या वो हल्का फुल्का उनमें स्टिफनेस थी जो उन्होंने बाद में जाके वो ब्रेक डाउन कर गए। आलिया, कुछ नासिर जमशेद के हवाले से बात कर लें। आज आप किसी से भी पाकिस्तान में बात करें, सोशल मीडिया पे जाएं तो नासिर जमशेद इस वक्त का पाकिस्तान के गालिबन सबसे पॉपुलर प्लेयर बन के आए होंगे। स्कोर भी नहीं कर रहे, आज बहरहाल उन्होंने कैच पकड़ लिया। अब क्या किया जाए नासिर का? आगे आने वाले मैचेस इतने इंपॉर्टेंट हैं।
आपने वो अशर शेर सुना है कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो नासिर का माशाल्लाह नाम तो बहुत ज्यादा हो रहा है, इस पे कोई शक नहीं है। देखिए, ऑन अ सीरियस नोट, पॉइंट ये है कि हफीज कारदार साहब की आप किताब पढ़ें या उनके बारे में सुने तो वो ये कहते हैं कि मैं रात के 4 बजे सुबह उठ के 3 मील रोजाना दौड़ा करता था, सिर्फ इसलिए कि अपनी फिटनेस जो है उसको मेंटेन कर सकूं और फील्डिंग पे जोर दे सकें। यानी ये सिर्फ एक पॉइंट है जो मैं इतने बड़े क्रिकेटर का आपको नोट करके बता रही हूँ। ये आपके अंदर सलाहियत जरूर होगी अच्छा प्लेयर बनने की, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे, अगर आप कभी भी डिलीवर नहीं कर सकेंगे। नासिर जमशेद का बहुत वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है, लैक ऑफ कमिटमेंट नजर आ रही है। या तो उनको अचानक कहीं से उठा के बुला लिया गया और उनको भी आइडिया नहीं था कि उनको खिला लिया जाएगा। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, जो उनकी फिजिकल अपीयरेंस बता रही है, जो उनका माइंडसेट बता रहा है, वो बिल्कुल ये नहीं लग रहा कि वो वर्ल्ड कप जैसे इतना बड़ा, जिसका मैग्नीट्यूड है, इतना बड़ा टूर्नामेंट है जिसके लिए वो आए हैं, जिस तरीके से वो खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। आप देखिए कि मुसलसल वो एक ही तरह के शॉट पे आउट हो रहे हैं, मुसलसल वो पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई अगर आपसे नहीं हो रहा, हमने असातिज़ा से सुना है कि हमेशा अंडर द आई आप अपना बैटिंग करते हैं, खेलते हैं। हमारे लड़कों का प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने हवा में जरूर खेलना है। आप आराम से खेलें। अगर आपकी फॉर्म नहीं है और फिट आपकी अगर फॉर्म नहीं है और उसके बावजूद मैनेजमेंट आपको खिलाई जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसपे इस वक्त पूरी कौम जो है वो तपी बैठी है और सब ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई आखिर ऐसी कौन सी पर्ची है कि आप नासिर जमशेद को जो है वो ड्रॉप नहीं कर सकते और सरफराज को उनकी जगह जो बाहर बैठे वो खिला नहीं सकते। मगर यहाँ मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं जो मेरे अपने सोर्सेज से मुझे पता चली है, वो ये है कि या तो ये हुआ है कि सरफराज का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा शैटर कर दिया गया है कि ये तलात आ रही हैं, रमीज ने भी एक प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि वो खुद भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, वो नेट में बैटिंग भी नहीं कर रहे और वो काफी वो विलिंग नहीं है ओपन करने में इन कंडीशंस पे। मगर मैं इस बात को बहुत ज्यादा मानने को इसलिए तैयार नहीं हूं कि जितना वो बहादुर लड़का है और जितनी दिलेरी से वो फास्ट बॉलर को स्वीप मारता है, मेरा दिल नहीं मानता इस पॉइंट पे यकीन करने को। आई होप कि मैनेजमेंट सैनिटी प्रिवेल करेगी। जी, आलिया सरफराज के मामले में हम ब्रेक्स के बाद गुफ्तगू करेंगे और अभी हम नासिर जमशेद के हवाले से जो बात करें तो हमारे एडिटर फराज खुश्तर भी ये मैच देख रहे थे और खासतौर पर जब नासिर जमशेद ने कैच पकड़ा तो उनके दिमाग में एक अछूता ख्याल आया। वो क्या था, आइए आपको दिखाते हैं। नासिर जमशेद ने लगान जो टाइमलेस क्लासिक है उसकी याद ताज़ा करा दी और यकीनन जब ये बॉल हवा में होगी तो जैसे लगान के प्लेयर्स उनका शहरयार साहब भी थे एकदम से उन्होंने मतलब चेयरमैन साहब मैं कहूँ कि वो भी खुश थे कि मैं कुछ इनाम दे दूं। और अब हमें ज्वाइन कर लिया है शोएब अख्तर ने और उनसे पूछते हैं कि आज के मैच में उन्होंने क्या पाकिस्तान टीम में खामियां और खूबियां देखी और जो बड़ा मैच आने वाला है साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसमें उनके ख्याल में क्या तैयारियां चाहिए। जी शोएब, क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? पहले तो पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी पारी की। अफसोस की बात ये थी कि अहमद शहजाद और हारिस चौधरी का शो ना हो सका, जो बड़ी मेरी दुआ थी वो करते।
दूसरा मुझे थोड़ा सा लगा कि पाकिस्तान थोड़ा सा मैच को जल्दी रैप अप कर सकता था, जो नहीं किया बॉलिंग की वजह से। तो 6 ओवरों में तकरीबन 61 रन आ गए सोहेल खान और आखिरी वहां प्रयास के ओवरों में वहां पे रैप अप किया। और तीसरा जो मेरा मेन कंसर्न है वो फिटनेस का होगा, उसको इरफान की फिटनेस को लेकर, बिकॉज वो कोर है पाकिस्तान की बॉलिंग का और सोहेल खान की फिटनेस का। तो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ कि इरफान क्या बड़े मैच के लिए फिट हो पाएंगे टाइम पे कि नहीं। शोएब ये बताइए कि जो आपने इनिशियल ओवर देखे थे इरफान के, तो आपको नहीं फील हो रहा था कि आज उन्होंने वैसी जोर से बॉल नहीं की? ऐसा शक सा मुझे पड़ रहा है कि कहीं वो पहले से उनको कोई स्टिफनेस थी। नहीं, मुझे पहले इंडिया के मैच से ही मुझे दूसरे स्पेल में थोड़ा सा वो लगे, फिर ब्रिस्बेन में कंफर्मेशन होगी कि वो बिल्कुल ही लगाना शुरू कर दिया था उन्होंने। और तीसरे में तो आप 3 ओवर करेंगे और फील्डिंग नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हैरत की बात तो है। अब जब 2 मैचेस रह गए हैं और वो भी इम्पोर्टेंट मैचेस रह गए हैं, तो इरफान का शायद ना खेलना एक बहुत बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान के लिए नहीं होगी। मैं ये समझता हूँ कि अगर इरफान को इस मैच में रेस्ट भी करा लिया जाता तो तब भी काम चला लिया जाता। अब पाकिस्तान के पास हाफ फिट इरफान के साथ जाना साउथ अफ्रीका के मैच में अब कितना ज्यादा जरूरी है, अब ये देखना बाकी है। थोड़ा सा मैं अनकंफर्टेबल हो गया हूँ इरफान की फिटनेस को देख के। तो आपका क्या ख्याल है कि अब इस इरफान के बदले में अगर हम नहीं खेलता, सपोज करें खुदा ना करे वो फिट नहीं होते, फास्ट बॉलर आना चाहिए, एहसान आदिल, या स्पिनर आना चाहिए? देखिए, ना खेलने की तो कोई सूरत नहीं बनती, उनको खेलना ही पड़ेगा क्योंकि इरफान से दुनिया डरी हुई है। और उनसे अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे बैट्समैन कंफर्टेबल नहीं होते, और वैसे भी ऑकलैंड में मैच और ऑकलैंड में पिचें अच्छी मिलती हैं, फास्ट बॉलर का बाउंस ठीक ठाक किस्म का मिलता है और इरफान का बाउंस तो वैसे खतरनाक है। और वहां पे अगर पाकिस्तान 250 के आसपास भी करती है या उस तरफ या इस तरफ, तो पाकिस्तान का देखिए सईद अजमल के ना होने की वजह से बहुत नुकसान है और इरफान के अनफिट हो जाने से बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाएगा फिर। तो एहसान आदिल जो ठीक है बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं, लेकिन इरफान के कैलिबर के तो नहीं है ना। तो इरफान जो कर सकते थे ऑकवर्ड बाउंस के साथ वो शायद ना कर पाए। अब मुझे अब ये कि देखें मैच भी बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है 7 तारीख का भी, तो बड़ा मैच है वो। क्वार्टर फाइनल है पाकिस्तान का, फिर आयरलैंड के साथ क्वार्टर फाइनल, फिर एक प्रॉपर क्वार्टर फाइनल खेलना। तो पाकिस्तान के लिए नॉकआउट स्टेज में 6 मैच दे जाते हैं अभी। तो इरफान अगर ना खेलना तो मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है कि वो शायद कर पाए कि ना कर पाए, क्योंकि इरफान अगर 10 ओवर नहीं करते तो फिर भी पाकिस्तान का बहुत नुकसान है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी इंजरी इतनी ज्यादा सीरियस ना हो, क्योंकि वो 3 ओवर करके चले गए थे बाहर। और ब्रिस्बेन के मैच में मुझे लग रहा था वो थक गए और लेबर कर रहे थे, उनका लेफ्ट टांग में या घुटने में उनके बैक की तकलीफ थी। तो ये लोग दूसरी टीमें जरूर पड़ती है कि कौन कितनी बॉलिंग कर रहा है, क्या कर रहा है। तो पाकिस्तान को अब थोड़ा मैनेज करना पड़ा। दूसरा, पाकिस्तान की सिलेक्शन जो होगी वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी अगले मैच के लिए, कि अब मैनेजमेंट किस लाइन में सोचती है कि हमने क्या खिलाना है, क्या सिलेक्ट करना है, किसको कहाँ भेजना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होगा। नहीं, मगर शोएब ये मैच तो बड़ा अच्छी एक अपॉर्चुनिटी थी कि कोई नए लड़के को डालना था, तो इस मैच से तो अच्छी कोई मौका नहीं था, वो तो हमने जाया कर दिया। मगर अब जैसे आप कह रहे हो कि अब क्या चेंज आएगा, तो वो एक सवाल हर आदमी पूछ रहा है, वो हम आपसे भी पूछ लेते हैं कि नासिर जमशेद को क्या खिला देना चाहिए या यूनुस खान से चांस ले लेना चाहिए, इसलिए कि सरफराज को तो उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं खिला रहे। देखिए, मैं यूनुस खान के साथ इसलिए जाऊंगा क्योंकि अगर मिसबाह 5-6 पे आते हैं तो वो उनको आज वो खेले हैं और बड़ा ही जबरदस्त खेले हैं, उनको वो गेम सूट करती है 6 पे। जब 20 ओवर रह जाते हैं या कि 22 ओवर रहे तो एक तो स्टेबिलिटी मिल जाती है लोअर द ऑर्डर, और अफरीदी पे और उमर अकमल पे या शोएब पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, और वो आपके पास जो 4 विकेटें होती हैं, मिसबाह या तो वनडन आ सकते हैं या 6 पे आ सकते हैं। या तो मैं ये सोचता हूँ कि यूनुस खान की जो नेचुरल पोजीशन थी वो 2 डाउन थी या 1 डाउन थी। अगर यूनुस को कहीं 5-6 ओवर बाद या 7 ओवर बाद आना पड़े, जिस तरह अगर वो खेलते हैं थोड़ा बॉल पुराना हो जाए, तो वो सेटल कर सकते हैं सिचुएशन। तो मैं यूनुस खान की तरफ जाऊंगा। और जो कीपर ना खिलाने का मसला है वो मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा मैनेजमेंट से कि दलेरी से लें,
डिसीजन अगर नहीं लेना तब भी ठीक है, अगर लेना तो फिर डरे नहीं। तो जो भी आउटकम होंगे देखी जाएगी, क्योंकि कभी कभार सरप्राइज पैकेजेस हमेशा चल जाते हैं वर्ल्ड कप में, और हमने काफी दफा देखा है कि सरफराज को नहीं खिलाना तो दैट्स फाइन, लेकिन अगर मिसबा थोड़ा नीचे आ जाए तब भी अच्छा। अगर यूनुस खान भी खेलते हैं तो अगर यूनुस खान 1 डाउन आ जाए और मिसबा 6 पे आ जाए तो फिर पाकिस्तान की जो बेंच स्ट्रेंथ है बड़ी है। लेकिन फिर भी बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है उस पर पाकिस्तान का मैच सारा इंतजार करता है। अब इरफान और सोहेल खान कितना फिट है ये देखना बहुत बाकी है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाह रही थी शोएब साहब से। जी बिल्कुल, पूछिए। जी शोएब, जरा काइंडली बताइएगा, ये जो इरफान हैं इनके बारे में हम ये सुनते आए हैं कि ये जो लंबे बॉलर हैं और उनको मैनेज करना बहुत फिजिकली, उनके फिटनेस को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। ये वर्कलोड मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है या ये प्लेयर के अपने ऊपर डिपेंड करता है, या आप चूंकि बॉलर रहे हैं तो आप इसको ज्यादा अच्छा बता सकते हैं कि एक्चुअली उनकी फिटनेस के साथ इशू क्या है, उसको मैनेज करने में क्या प्रॉब्लम्स हैं? मैं पहले ही आपको इस टूर्नामेंट से पहले ही बता चुका था कि उनको मैनेज करना पड़ेगा। वो मैनेज का लफ्ज मैनेजमेंट से निकलता है, तो मैनेजमेंट को चाहिए था कि आज अगर मैच ना भी खेलते, रेस्ट कर लेते और अगले 2 जो क्वार्टर फाइनल्स आपके हैं, बार बार क्वार्टर फाइनल के लफ्ज यूज करो कि नॉकआउट स्टेज में आज आप आ चुके हैं, आप उसको वहां यूज कर पाते। देखिए बहुत लंबा चौड़ा आदमी है, उनको कार्डियो कम, स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, मसल मैस चाहिए उनको, ताकि उनके लोड को, बॉडी लोड को, बॉलिंग लोड को भी बेयर कर सके, संभाल सके। अगर उनका जब स्ट्रेंथ कम होता है, कार्डियो ज्यादा होता है, कार्डियो बेसिकली जो रनिंग है मसल बेसिक है, जब उनका मसल जरा वेस्ट हो जाता है तो फिर उनके जॉइंट्स पे प्रेशर पड़ना शुरू कर देता है। और जो हमने पिछले मैच और रिजल्ट में देखा, वो लेबर कर रहे थे, वो थक रहे थे, लंगड़ा रहे थे, उनको भागा भी नहीं जा रहा था स्टिफनेस पे। तो स्ट्रेंथ का कार्डियो के रेशो के साथ मिलाना पड़ेगा, स्ट्रेंथ को थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा। और दूसरा, मैं मैनेजमेंट से बार बार मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो 10 ओवर के हर रोज के बॉलर नहीं है। अगर उनको रेस्ट करा के यूज किया जाए तो वो चल सकते हैं, लेकिन अगर आप लगातार इस तरह मैच खिलाएंगे, 3 और 30 ओवर करवाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। उनकी हिस्ट्री उठा के देख लें, वो 30 ओवर लगातार नहीं कर पाते 3 दिनों में। तो मैनेजमेंट थोड़ी सी मुझे लगा यहाँ पे कि मैं समझ रहा था कि आज इनको रेस्ट करा के गुजारा चला लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। अब फंस गए हैं कि अब इरफान को डालें ना डालें। अब हाफ इरफान अंदर जाता है और 4 ओवर करके बाहर आ जाता तो फिर भी मुसीबत, और अगर दर्द के साथ जाता है तो बॉलिंग इफेक्ट होती है। तो मैं अब ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान का इतना इंपॉर्टेंट मैच है, क्या पाकिस्तान करेगा तो करेगा क्या ओपन में क्या करेगा। अब नासिर जमशेद के साथ जाना ही चाहिए, क्योंकि नासिर जमशेद 3 खेल चुके हैं मैच। इरफान का बहुत ही ज्यादा जरूरी है 250 डिफेंड करना। अब वो हाफ इरफान कितना ज्यादा असरअंदाज होंगे। चले शोएब, लेकिन आप भी तो माजी में, शोएब आप भी तो माजी में, मैं आपको यहाँ पर इंटरप्ट करूंगा। हमें यहाँ पर एक ब्रेक देखते हैं कि आज मैच के बाद जब वकार यूनिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनसे सरफराज और आगे के मैचेस की स्ट्रेटजी के हवाले से पूछा गया, उन्होंने क्या जवाब दिए, आइए देखते हैं। सरफराज विकेट कीपर बैट्समैन हैं, नंबर 6-7 पे खेलते हैं। हमें ओपनर की जरूरत है। हफीज के जाने के बाद हमारे पास तीसरा ओपनर नहीं है, तो इसलिए थोड़ा इश्यू जरूर है। हम लोग बैठेंगे इस मैच के बाद, आज इसके बाद जब जाएंगे 2 दिन हमारे पास, विल सिट डाउन एंड रीवर्क आवर स्ट्रेटजी और देखेंगे कि क्या बेस्ट टीम खेलेगी। ही इज एन एसेट नो डाउट सरफराज। तो आप उसका करियर को बिल्कुल दाव पे नहीं लगाएंगे कि अगर उसकी टेक्निक यहाँ की पिचेस के लिए उतनी सूटेबल ना हुई तो फिर क्या करेंगे। ये थोड़ी प्रॉब्लम जरूर है इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं, थोड़ी प्रॉब्लम जरूर है, बट हम इसको दोबारा से रीस्ट्रेटेजाइज करेंगे। सिकंदर, आपने वकार यूनिस की बात सुनी। अब बज़ाहिर जितनी मेरी नाक़िस नॉलेज लग रहा है कि शायद सरफराज आगे नहीं खेल पाएंगे। मेरा जो सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी को पहले नहीं पता था, सारे इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं माशाल्लाह से, उन्होंने इतनी क्रिकेट खेली है कि इन्हें ये बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी टेक्निक वहाँ पे जाकर फॉल्टी हो जाएगी, उसको बेहतर तरीके से हैंडल करें। मैं तो सारा ब्लेम उसके जो फेलियर का है। अगर सरफराज वहाँ जाके फेल हुआ है तो उसका सारा ब्लेम मैं मैनेजमेंट को इसलिए डालता हूँ कि उन्हें पहले ही पता होना चाहिए था कि उनकी टेक्निक इस किस्म की
की जो उनकी जो फास्ट पिचेस को सूट नहीं कर रही, तो वो उसको उस तरह उसको इस्तेमाल करते या उसकी प्रॉपर उसको गाइड करते हैं कि वो किस तरह उसने वहाँ पे खेलना है। ठीक, शोएब, अगर वक़ार यूनुस की बात आपने भी डेफिनेटली सुनी होगी, आप कैसे कमेंट करेंगे? अब आगे जो ने कहा कि हम अपनी स्ट्रैटेजी को रीथिंक करेंगे, आपको उस रीथिंकिंग में क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, मैनेजमेंट को जो भी डिसीजन लेना है दिलेरी से लेना है और डरना नहीं है कॉन्सिक्वेंसेस से। और अगर उनको कंफर्टेबल नहीं है वो कंफर्टेबल सरफराज के साथ, तो ये भी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि सरफराज को एकदम बड़े मैच में डालना और नासिर जमशेद को ड्रॉप करना और यूनुस खान पे देखना तो बहुत बड़े पाकिस्तान के लिए एक सोच विचार का मौका है। अब आपको सोचना ये है कि आपने ओपनर किसको खिलाना है, आपने 1 डाउन किसको लाना है, आपने 2 डाउन किसको लाना है। मिसबाह और यूनुस बीच में आ जाएंगे, फिर हाफ पे इरफान, मोहम्मद इरफान, फिर सोहेल की इंजरी का मसला है आपको। अब पाकिस्तान के लिए रीथिंक तो करना बहुत जरूरी है, इसमें ऐसी बात तो कोई नहीं है कि पाकिस्तान अब मुंह उठाकर तो बीच में जा नहीं सकता। अब ऑकलैंड में मैच है और ये मैच जीतना बहुत जरूरी है, अनटिल और अनलेस बारिश हो जाए और पाकिस्तान को एक पॉइंट मिल जाए, वो पाकिस्तान के लिए खैर बहुत अच्छी सिनेरियो बन जाएगा। लेकिन फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि जो भी डिसीजन लेना है उन्होंने दिलेरी से लेना, उसको बैक करना है, सरफराज के साथ भी जाना है। और डरिए मत, क्योंकि किस्मत दिलेरों का साथ दे जाती है और मैं सरप्राइज किसी को नहीं होना चाहिए अगर सरफराज परफॉर्म कर जाए, और ये भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि सरफराज ना खेलें। तो ये मैनेजमेंट का डिसीजन है और मैनेजमेंट जो सोच रही है ठीक है, करे, जरूर करे, लेकिन दिलेरी से करे। नहीं खिलाना तब भी दिलेरी से, खिलाना तब भी दिलेरी से खिलाएं। अच्छा, अब हम कुछ बात करते चले पॉइंट्स टेबल, क्योंकि अब हर पाकिस्तानी जो वो यही सवाल पूछना चाह रहा है कि जनाब आगे जो मैचेस हैं पाकिस्तान के 2 बचे हैं, पॉइंट्स की क्या पोजीशन है और पाकिस्तान टीम किस तरह क्वालिफाई कर सकती है क्वार्टर फाइनल में। तो सबसे पहले अगर हम आपको पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डाल सके तो इस वक्त इंडिया जो है वो 6 पॉइंट के साथ लीडिंग पर है और साउथ अफ्रीका के भी 6 पॉइंट्स हैं। वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान और आयरलैंड के 4-4 पॉइंट हैं, बाकी जिम्बाब्वे सिर्फ 2 पॉइंट हासिल कर सका है। और अब जो हम आगे वाले मैचेस, आने वाले मैचेस देख रहे हैं उसमें सिकंदर जो सैटरडे आ रहा है, लोग सुपर संडे कहते हैं, मैं कहूंगा सुपर सैटरडे है पाकिस्तान का और इस ग्रुप का, जहां पर पहले पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच होगा और उसके साथ ही आयरलैंड और जिम्बाब्वे भी उसी दिन जो है वो आमने सामने होंगे। और उससे पहले फ्राइडे को इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच है। सिकंदर, बड़ी बॉलिंग सिचुएशन हो गई है। सैटरडे को रात को काफी कुछ पता चल जाएगा कि कौन किधर खड़ा हुआ। ये चारों टीमें जो है ना एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रही हैं, कौन कहाँ जाता है, कहाँ स्टैंडिंग होती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा फ्राइडे और सैटरडे। और सैटरडे की शाम को इस वक्त जब हम बैठे हुए होंगे इस प्रोग्राम में तो हमें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आलिया, जहां पाकिस्तान के मैचेस की बात करेंगे, लेकिन फ्राइडे को मैच है वेस्ट इंडीज और इंडिया का, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है। डैनियल सैमी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि भले इंडिया वाले अपना होली का त्यौहार मनाए, हम तो फतह मनाएंगे इंडिया के खिलाफ। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज का कैंप जो है वो इस मैच के लिए अपबीट है। बिल्कुल, देखिए वेस्ट इंडियंस जो है वो अनप्रेडिक्टेबल तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो दिलेर बड़े हैं और वो गिव अप नहीं करते, आपको पता है। तो इस लिहाज से इंडिया की टीम बड़ा स्मूथली खेल रही है, बड़ा अच्छी उनकी सेलिंग हो रही है। वो अपनी सीरीज हारने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया में वापस आ गए हैं और उनके प्लेयर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, खासतौर पर उनके ऊपर के प्लेयर्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो आसान नहीं होगा वेस्ट इंडीज के लिए भी उनके साथ खेलना। अब उनका ये मसला है कि अगर गेल चल गया तो बस चल गया, नहीं चला तो फिर जरा मसाइल हमारी टीम की तरह से कुछ हो जाते हैं। लेकिन 2-3 बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, मतलब उनके सैमी, सिमंस बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, स्मिथ बहुत अच्छा प्लेयर है उनका। तो जो भी खड़े होके एक टीम की एफर्ट होती है, एक टीम ने मिल के खेलना होता है। तो अगर वो इकट्ठे होके खेल गए और सिर्फ क्रिस गेल पर ही उन्होंने इक्तफा नहीं किया तो यू नेवर नो कि वो इंडिया को बहुत अच्छी फाइट दे सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर वो जीत जाते हैं और फिर हमारे इधर से आयरलैंड भी अगर जीत जाता है और पाकिस्तान भी जीत जाता है और 6-6 पॉइंट्स हो जाते हैं तो फिर काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो जाएगी, हमारा पूल काफी मजेदार हो जाएगा। फिर वो रन रेट के सिलसिले सारे पूरी कैलकुलेशन जो आ जाएंगी। तो शोएब, आपकी तरफ आते हैं, बड़ा जबरदस्त ये वीकेंड आ रहा है पूल बी और पाकिस्तान के वाले से 3 बड़े मैचेस हैं। आप कैसे रिकैप करेंगे, किस किस्म के कॉन्टेस्ट देख रहे हैं आप इन मैचेस में? इंटरेस्टिंग सिचुएशन आ रही है, पाकिस्तान को जो क्रॉस कर गई है वेस्ट इंडीज के खिलाफ 150 रन के साथ मार्जिन से हारना, वो रन रेट में बहुत फर्क डाल गया। आज पाकिस्तान ने जो 150 पे आउट करना था वो 210 पे किया, वो भी शायद कॉस्ट कर सकता रन रेट पे। लेकिन मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान को ये चीजें सोचनी नहीं चाहिए रन रेट के बारे में। उनको डू एंड डाइस की सिचुएशन में जाके लास्ट आखिरी 2 मैच खेलने बिफोर क्वार्टर फाइनल,
अगर वो डू एंड डाई की सिचुएशन में चले गए हैं और उनको जब जीतना ही है तो रन रेट की फिक्र न करें, आप पॉइंट टेबल्स पे आगे आ जाएं और पॉइंट टेबल पे आगे आते हुए पाकिस्तान आराम से क्वालिफाई कर देता। अगर गॉड फॉरबिड जैसे दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से नहीं जीत पाएगा तो फिर ये देखना होगा कि आयरलैंड क्या करती है, वेस्ट इंडीज कैसे खेलती है, इंडिया कितने मार्जिन से हारती है या जीतती है, वो बहुत ज्यादा बात से देखा जाएगा। क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज और इंडिया का मैच क्लोज फिनिश होता है तो फिर भी रन रेट में वो ऊपर जाएंगे, उनका अभी भी थोड़ा सा बेहतर है और आयरलैंड का भी थोड़ा सा पाकिस्तान से अब नीचे आ चुका हुआ। तो वेस्ट इंडीज का क्लोज मैच फिनिश करना पाकिस्तान को कॉस्ट कर सकता है, आयरलैंड का लंबे रन करना जिम्बाब्वे को फिर भी पाकिस्तान को कॉस्ट कर सकता है। तो पाकिस्तान ने खुद फंसवाया अपने आप को इस सिचुएशन में। अब मुझे ये है कि पाकिस्तान किस तरीके से साउथ अफ्रीका को मार दे और फिर जो पाकिस्तान का 2007 में जैसे आखिरी जो मैच पड़ गया था आयरलैंड के साथ, इसी तरह आयरलैंड के साथ उनका क्वार्टर फाइनल पड़ जाएगा बिफोर क्वार्टर फाइनल। बट पाकिस्तान को शेब आपसे बड़ी मजेदार बातें हो रही है लेकिन सॉरी वक्त बहुत कम है, मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। सिकंदर, आखिरी मिनट चल रहा है प्रोग्राम का, ये सारे मैचेस हो रहे हैं लेकिन आयरलैंड जिम्बाब्वे इस मैच को हम किसी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, मगर ये कि अगर जिम्बाब्वे हम पे फेवर कर दे और जिस तरह उसने वहां किया और उनको हरा दे तो क्या बात है, वाह वाह हो जाएगी। देखें इफ एंड बट्स पे तो हम चलते हैं, अल्लाह पे भरोसा करते हैं और कई दफा ऐसा हुआ है कि इस किस्म से जिग जैग करके निकलते हैं तो पाकिस्तान आगे की तरफ निकल जाता है। हमारी तो दुआएं यही हैं कि जिम्बाब्वे किसी तरह हमारी हेल्प कर दे और आयरलैंड को अगर उन्होंने पकड़ लिया तो बहुत जबरदस्त मजा आएगा और ये जो पॉइंट टेबल है ना ये मैं समझता हूँ गर्म हो जाएगा, इसमें जो है तपिश आ जाएगी कि कौन किधर जाता है। सिकंदर, क्या पता 92 की तरह बारिश एक बार फिर हमें हेल्प कर दे साउथ अफ्रीका के मैच में। ये भी सुनने में आया कि वहाँ पे जिस दिन साउथ अफ्रीका का मैच है शदीद बारिश की फोरकास्ट हुई है और अगर ये फोरकास्ट सही निकल आई तो अगर एक एक पॉइंट मिल जाता तो नथिंग लाइक इट। चलिए सिकंदर, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। आला रशीद, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। और नाज़रीन, इसी साथ प्रोग्राम खत्म होता है और इसी उम्मीद के साथ अब प्रोग्राम खत्म करते हैं कि आने वाले मैचेस में पाकिस्तान टीम का जो मोमेंटम बना है ये जारी रहे। भले साउथ अफ्रीका एक बड़ी टीम है लेकिन हमारी टीम भी किसी से कम नहीं। इजाजत